अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने नंबर थ्योरी पर बात करना स्टार्ट की थी। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम नंबर थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। नंबर थ्योरी बेसिकली हमारे पास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। उसमें से बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को हम रिव्यू करने लगे हैं फॉर द पर्पस कि हम इन्हें क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करेंगे। क्रिप्टोग्राफी कौन सी क्रिप्टोग्राफी? हमें पता है जी, हम अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम क्रिप्टोग्राफी यूज़ करेंगे। और क्रिप्टोग्राफी की दो काइंड्स की हमने बात की थी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, या फिर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हमारे पास प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है बेसिकली, जिसमें हम सेम की यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। जबकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर दो डिफरेंट कीज़ यूज़ करते हैं। डिफरेंट की फॉर इंक्रिप्शन एंड अ डिफरेंट की फॉर द डिक्रिप्शन इज़ यूज्ड। तो बेसिकली उस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर कुछ कैलकुलेशंस ऐसी इन्वॉल्व हैं जिसमें नंबर थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। दैट इज़ वाई हम इसको एक रिव्यू देने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें से कुछ फ्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हम डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन की हमने शुरू की थी। डिविजिबिलिटी क्या है और डिवीजन एल्गोरिथम की हम बात करते हैं। डिविजिबिलिटी बेसिकली ये है कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी एक नॉन ज़ीरो नंबर किसी भी एक नंबर ए को डिवाइड करता है और रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है या फिर नो रिमाइंडर आता है, तब हम कहते हैं कि वो नॉन ज़ीरो नंबर बी जो है दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे कि अगर कोई नॉन ज़ीरो बी डिवाइड्स ए, इफ़ ए इज़ इक्वल टू एम बी, वेयर फॉर सम एम। अब यहाँ पे एम क्या है? एम हमने कहा था कि हमारे पास जो कोशेंट आता है वो बेसिकली एम है। ए डिविडेंट है और बी यहाँ पे डिवाइज़र है। और हम इसको लिखते किस तरह से हैं? हम बी डिवाइड्स ए की तरह लिखते हैं इसको। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, एक स्लैश की फॉर्म में हमें ये नज़र आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है बी और ए के दरमियान है। ये डिवीजन नहीं है। डिवीजन में हमारे पास लाइन जो है वो टिल्टेड होती है, जबकि यहाँ पे हमारे पास लाइन क्या है? स्ट्रेट है। दैट इज़ वाई ये डिविजिबिलिटी है, डिवीजन नहीं है। डिविजिबिलिटी में हम इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, डिवीजन में हम इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे हम ये इसको जस्टिफाई करेंगे। लेट्स से हम लेते हैं जी, हमारे पास हम बी लेते हैं आपके पास 2, और हम ए लेते हैं आपके पास 8। ठीक है जी। तो अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, यही 2 डिवाइड्स 8, तो 2 4s आर 8, 2 4s आर 8 एंड रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है। और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू एम इंटू बी। जी बिल्कुल, हम इसको लिख सकते हैं। एम हमारे पास यहाँ पे क्या है? एम है हमारे पास, ये कोशेंट को हम एम बोलेंगे। ये हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है डिविडेंड वो ए है, जो डिवाइड कर रहा है वो बी है। तो हम अगर इसको लिखते हैं 8 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2, तो हमारे पास ये जो है फार्मूला जस्टिफाई होता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जो कि कोई भी एक नंबर बी अगर ए को इस तरह से डिवाइड करता है कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचता है, तो तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि बी डिवाइड्स ए, मींस बी इज़ द डिवाइज़र ऑफ ए। ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। लाइक 24 की अगर हम बात करें तो नंबर 24 के बहुत से डिवाइसेस हैं। लाइक वो 1 से डिवाइड होता है तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे। तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 6 8 12 क्या है आपके पास बी, और 24 आपके पास ए है, यानी ए 24 के ये सब डिवाइसेस हैं। इसी तरह हमने कुछ और एग्जांपल्स ले ली। 13 डिवाइड्स 182 माइनस 5 डिवाइड्स 30, 17 डिवाइड्स 289 माइनस 3 डिवाइड्स 33 एंड 17 डिवाइड्स 0। ठीक है जी। ये डिवाइडेड बाय नहीं है। डिवाइडेड बाय में हमारे पास से डिवाइड के साइन में जो टिल्टेड लाइन होती है उसके अंदर हमारे पास से डिविडेंड ऊपर आता है और डिवाइज़र नीचे आता है। यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र पहले और डिविडेंड बाद में, और लाइन हमारे पास स्ट्रेट है। डिविजिबिलिटी के साथ जो है ना हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। डिविजिबिलिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हमारे पास ए डिवाइड्स 1, तो इसका मतलब है कि ए ऐसा नंबर है जो कि प्लस माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि 1 ही 1 को पूरे तौर पर डिवाइड करके 0 अंतर लेकर आ सकता है। और अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को भी डिवाइड करता है, तो फिर दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ए बी को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए, और बी से जब हम ए को डिवाइड करें
तभी रिमाइंडर ज़ीरो है। इसका मतलब है बी और ए दोनों इक्वल हैं, तभी वो एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू होती, ए बड़ा होता है या बी बड़ा होता है, तो तब वो एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते थे। और कोई भी बी जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है वो ज़ीरो को डिवाइड कर सकता है। जैसे कि हमने बात की 17 डिवाइड ज़ीरो, तो एनी नंबर दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी एनी नॉन ज़ीरो नंबर कैन डिवाइड ज़ीरो, ठीक है। और तब रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आएगा। कैसे 17 डिवाइड ज़ीरो पर हमारे पास जो है रिमाइंडर ज़ीरो कैसे आता है? हमें ये तो पता है कि अगर हम किसी भी जो है किसी भी हम जी, हमें ये तो पता है कि हम किसी भी जो है नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, लेट्स से हम 23 को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आपके पास क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। यानी किसी भी नंबर को, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को आप जब ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो इन्फिनिटी आता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी ज़ीरो जो है वो डिवाइड हो रहा है किसी नॉन ज़ीरो वैल्यू से, जैसे कि 17 डिवाइड ज़ीरो या फिर हम ज़ीरो डिवाइडेड बाय 17, अगर दोनों अगर इस तरह से लिखते हैं तो दोनों एक ही चीज़ है। इसमें हमने डिवीजन लिखी है इसलिए टिल्टेड साइन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमने डिवाइड्स का लिखा है इसलिए ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे लगाई। सो ज़ीरो डिवाइड 17 तो आपके पास जो है डिवीजन है, और 17 डिवाइड ज़ीरो ये डिविजिबिलिटी है। बहरहाल जी 17 डिवाइड ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो किस तरह से आता है? आप ज़ीरो को हमने अंदर रखना है और 17 से इसको डिवाइड करना है, तो 17 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो एंड रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। सो बेसिकली एनी नॉन ज़ीरो नंबर कैन डिवाइड ज़ीरो बट वन कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली वन, ठीक है। जैसे कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी है, तो वन को हम सिर्फ और सिर्फ वन से ही डिवाइड कर सकते हैं। वो प्लस वन हो सकता है, वो माइनस वन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस वन हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन वन को वन ही डिवाइड करता है और ज़ीरो को कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू डिवाइड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ही हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास जो है आपके पास जी नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। डिविजिबिलिटी की कुछ और प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास नेक्स्ट है जी कि अगर कोई भी ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो फिर ए सी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर ए बी को पूरा पूरा डिवाइड करता है इसका मतलब है बी बड़ा है और ए छोटा है, ठीक है। बी सी को डिवाइड करता है इसका मतलब है बी छोटा है और सी उससे बड़ा है। और और अगर हम इन तीनों में से देखें, सबसे छोटी वैल्यू ए, उससे बड़ी वैल्यू बी और उससे बड़ी वैल्यू सी, तो अगर सबसे छोटी वैल्यू अगर एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर सकती है तो वो उससे बड़ी वैल्यू को भी डिवाइड कर सकती है। सो अगर ए बी को डिवाइड कर सकता है, बी सी को डिवाइड कर सकता है, तो ए सी को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रही है 11 डिवाइड 66 डिवाइड 186 160 198 एंड हेंस इट इज़ पॉसिबल कि 11 डिवाइड्स 198 यानी ए डिवाइड्स सी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर बी जी को डिवाइड करता है, बी एच को भी डिवाइड करता है, तो फिर बी एम जी प्लस एन एच को भी डिवाइड करता है। अब ये एम जी और एन एच क्या है? लेकिन जी अगर बी जी को डिवाइड करेगा तो हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर लेट्स से एम है, ठीक है। और अगर बी एच को डिवाइड करता है तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर लेट्स सॉरी क्वोशंट आएगा, वो आपके पास एन है। तो हम क्या लिख सकते हैं आपके पास बी जी इज़ इक्वल टू एम इंटू जी, और इस तरह हम लिख सकते हैं जी आपके पास एम इंटू जी कह लें या फिर हम कह लें जी हमारे पास एम और एन हमने लिए हैं ना, हमारे पास जो आ रहे हैं आपके पास एज अ क्वेश्चन आ रही है वैल्यूज़, तो हम कह सकते हैं कि एम इंटू जी, या फिर हमारे पास बी बी से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर्स को अगर हम अच्छा बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये है कि अगर बी जी को डिवाइड करता है तो बी उसके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड कर सकता है, और अगर बी एच को डिवाइड करता है तो बी उसके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे कि बी एम जी को भी डिवाइड कर सकता है और एन एच को भी डिवाइड कर सकता है और उनके सम को भी डिवाइड कर सकता है। अब इसको इस प्रॉपर्टी को हम जस्टिफाई कैसे करें? जस्टिफाई करने के लिए हम सपोज करते हैं
अगर बी जी को डिवाइड करता है तो जी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी को हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू बी इंटू जी वन। ऐसे ही है जी, ऐसे ही हम लिखते थे जैसे कि हमने कहा था ए इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जी इज इक्वल टू जी वन इंटू बी। यहाँ पे जी वन को हमने एम को हमने जी वन से रिप्लेस किया, ठीक है। इस तरह एच को, अगर बी एच को डिवाइड करता है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू बी इंटू एच वन। सो अगर हम इसको इन वैल्यूज़ को, जी और एच की वैल्यूज़ को ऊपर वाले फॉर्मूला यानी एम जी प्लस एन एच में पुट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनती है, एम जी प्लस एन एच इज इक्वल टू एम बी जी वन प्लस एन बी एच वन। अगर हम इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एम जी वन प्लस एन एच बाकी बचता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर बी डिवाइड करता है आपके पास जी और एच को, तो बी उनके सम को भी डिवाइड करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे जस्टिफाई करके दिखाया। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी जस्टिफाई कर देते हैं। देखिए जी, बी 7 है, जी 14 है, एच 63 है, एम हमने कोई भी आर्बिट्री इंटीजर 3 ले लिया है, एन हमने कोई भी आर्बिट्री इंटीजर 2 ले लिया है। एम और एन को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी और एच के साथ, बेसिकली उसके मल्टीपल्स लेंगे। बहरहाल जी हम देखते हैं जी, बी जी को डिवाइड करता है यानी 7 डिवाइड्स 14, यस। क्या आपके पास जी जो है बी जो है वो एच को डिवाइड करता है, हाँ जी 7 डिवाइड 63 पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब अगर हम जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एम के साथ और एच को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एन के साथ, तब भी क्या 7 उसको डिवाइड करेगा किस तरह से करेगा कि हम 3 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 63 लेते हैं और इसमें से हम 7 कॉमन ले लेते हैं, तो रिजल्टेंट हमारे पास 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9 बचता है, ठीक है। और तो 7 डिवाइड्स दिस वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस कि जो है ना, अगर 7 उन वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा, ए जी और एच को डिवाइड करेगा, तो उनके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल इसको हम सिंपल इस तरह से करते हैं कि देखें, अगर 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर सकता है तो 2 16 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं यानी कि, ठीक है। इसी तरह 2 अगर 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 जो है 4 इंटू 2 यानी 8 को भी डिवाइड कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे हमने जस्टिफाई किया कि हमारे पास अगर 7 किसी भी जी और एच को डिवाइड करता है तो उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। दैट वाज डिविजिबिलिटी, ठीक है जी। डिविजिबिलिटी हमने याद रखना है। डिविजिबिलिटी में हम क्या कहते हैं कि कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर को इस तरह से डिवाइड करे, डिवाइजर डिविडेंड को इस तरह से डिवाइड करे कि रिमाइंडर जो है आपके पास 0 हो या फिर कह लें जी नो रिमाइंडर हो, तो हम कहते हैं कि कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है या फिर उसका डिवाइज़र है। और डिवाइज़र को, डिविजिबिलिटी को शो करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं और उसमें हम डिवाइज़र पहले और डिविडेंड बाद में लिखते हैं, जबकि डिवीजन में हम डिविडेंड ऊपर और डिवाइज़र नीचे लिखते हैं। बहरहाल जी, नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन हमारे पास डिविजिबिलिटी से डिफरेंट है। डिवीजन में हमारे पास रिमाइंडर आता है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन रिमाइंडर आता है। जबकि डिविजिबिलिटी में हमने कहा था कि देयर इज़ नो रिमाइंडर। डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि रिमाइंडर नहीं होता, जबकि डिवीजन के अंदर हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर होता है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, ठीक है। डिवीजन को हम किस तरह से शो करते हैं कि हम कहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ए है, तो अगर हम ए को डिवाइड करते हैं एन से, यानी अब एन डिवाइड्स ए, तो हमारे पास क्या होता है जी, हम एक क्वोशंट हमें मिलती है और एक रिमाइंडर हमें मिलता है, ठीक है जी। डिवीजन के अंदर आपके पास क्वोशंट भी होता है और रिमाइंडर भी होता है, जबकि डिविजिबिलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वोशंट होता है। तो अगर आप किसी भी ए को एन से डिवाइड करते हैं, अगर आप किसी भी ए को एन से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट में आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन की और कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा है, तो तब हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास डिवीजन है। जैसे कि आपके पास, और डिवीजन को हम शो कैसे करवाते हैं, ए इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर। बिल्कुल ये उसी तरह है जिस तरह हमने ए इज इक्वल टू एम बी किया था, वहाँ पे आपके पास एन की जगह बी जो है डिवाइड कर रहा था और क्वेश्चन को हमने एम बोला था, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे रिमाइंडर नहीं था साथ में ऐड। यहाँ पे जो है ना आपके पास साथ में जो है रिमाइंडर बी है, यानी आपके पास से ए इज़ इक्वल टू क्यू एन प्लस आर आपके पास यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यानी ए को अगर हम किसी भी एन से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कोई क्वेश्चन क्यू आता है, हम उसे क्यू एन की फॉर्म में लिखते हैं, प्लस आर रिमाइंडर आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आती है। कैसे, इसको ज़रा हम एक एग्जांपल के थ्रू, एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल के थ्रू लेके देखते हैं, ठीक है जी। लेट्स से आपके पास जो बी है, जो ए है जिसको आपने डिवाइड करना है, वो आपके पास है जी 9,
जिससे आपने डिवाइड करना है, यानी कि n को आप n से आपने डिवाइड करना है, n है आपके पास 2, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से, यानी कि अब इस तरह से हम कर रहे हैं, हमारे पास अब ये इस फॉर्म में आ गया n डिवाइडेड बाई 2। तो n को हम अंदर रखते हैं, 2 को हम बाहर रखते हैं, 2 4s आर 8 एंड रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास n है, सॉरी 9 है, n जो है आपके पास 2 है, 4 जो है आपके पास क्वोशंट है, और जो 1 है आपके पास रिमाइंडर, ठीक है जी। तो अब क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू q इंटू n प्लस r, बिल्कुल जी हम लिख सकते हैं। a आपके पास 9 है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 1, तो आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। 4 इंटू 8 प्लस 1 आपके पास क्या आता है जी 9 आता है। सो ये फॉर्मूला भी हमारे पास होल्ड करता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन कहेंगे। जिसमें रिमाइंडर हो वो डिवीजन है, और जिसमें रिमाइंडर ना हो वो आपके पास डिविजिबिलिटी है जी। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी को नंबर लाइन पे अगर शो करते हैं तो वो कुछ इस तरह से जनरल रिलेशनशिप उन्होंने कुछ दिखाया हुआ है, एग्जांपल के साथ उन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर आप कोई भी ए और एन लिखते हैं तो ए और एन के साथ आपके पास किस तरह से क्वोशंट एंड रिमाइंडर को आप लाइन पे शो करेंगे। कोई भी अगर ए किसी भी एन से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आपके पास किस रेंज में आता है, क्यू एन और ए के दरमियान आता है, यानी आपके पास ए क्यू एन से बड़ा और क्यू एन और ए के दरमियान आता है, उनसे जो है वो बड़ी वैल्यू वो नहीं हो सकती है रिमाइंडर की, ठीक है। और एन कहाँ से आ सकता है वो भी उन्होंने एक रेंज बाहर लंबा लाइन पे शो की हुई है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। हमें डिविजिबिलिटी की समझ लगी, हमें डिवीजन की समझ लगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ डिवीजन की एग्जांपल्स दी हुई है, ए 11 है एन 7 है। तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है कि अगर आप 7 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 4 आता है, क्वोशंट आपके पास 1 आता है, तो आपके पास 11 इज इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस 4 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 4 है, क्वोशंट यहाँ पे 1 है। इस तरह अगर ए माइनस 11 है और एन 7 है, तब आप क्या करेंगे, 7 इंटू 2 14 से करेंगे, और रिमाइंडर आपके पास तब जो है 3 बचेगा, और क्वोशंट आपके पास अभी यहाँ पे -2 होगा, ठीक है जी। दैट इज़ बेसिकली डिवीजन, ठीक है। हमें डिविजिबिलिटी भी समझ आ गई, हमें डिवीजन भी समझ आ गई। नेक्स्ट हम एक्लिडियन थ्योरम की तरफ एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। एक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है? एक्लिडियन एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम एक्लिडियन एल्गोरिथम का हेल्प लेते हैं। उसके लिए पहले जरा हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता था। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बेसिकली, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपके पास कोई भी दो वैल्यूज़ अगर हम लें, कोई भी दो हम लेते हैं जी, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो नंबर होता है जो उन दोनों को, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो नंबर होता है जो उन दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे कि हम 8 और 16 की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। हम एग्जांपल लेते हैं जी 8 एंड 16 की। हम 8 एंड 16 की एग्जांपल लेते हैं। 8 और 16 को डिवाइड कर सकता है 2, यस 2 डिवाइड कर सकता है। इनको 4 डिवाइड कर सकता है, हाँ जी 4 भी डिवाइड कर सकता है। इनको 6 डिवाइड कर सकता है, नहीं 6 नहीं डिवाइड कर सकता है। इनको 8 डिवाइड कर सकता है, हाँ जी 8 भी डिवाइड कर सकता है। ये हमने 8 और 16 दोनों के कॉमन डिवाइजर्स लिए हैं, ठीक है। और इनमें से अब हमने फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है। 8 और 16 के हमने सारे डिवाइजर्स लिख लिए। ये वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करने के लिए हमने इनके ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स लिख लिए। 1 इनको डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 कर सकता है, ये सारे नंबर्स इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। डिवाइड करने का मतलब है, डिवाइड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे डिवीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यानी रिमाइंडर की बात नहीं हो रही। जब हम डिवाइड्स की बात करेंगे मीन्स डिविजिबिलिटी मीन्स नो रिमाइंडर। सो 8 जो है वो इन दोनों को पूरे का पूरा डिवाइड कर सकता है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि आपके पास 8 और 16 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है जी, 8 है।
हम 2 भी ले सकते थे, हम 4 भी ले सकते थे, 2 भी इन दोनों को डिवाइड करता है, 4 भी इन दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन वो सबसे बड़ी वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड करती है वो 8 है, ठीक है। 8 से आगे कोई वैल्यू नहीं जो इनको डिवाइड कर सके। इसी तरह हम कोई भी और दो नंबर्स लेते हैं, हम उनका हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जी हमारे पास जो है 13 है और हमारे पास 7 है, ठीक है। 13 और 7 किससे डिवाइड हो सकते हैं? 1 से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ जी 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकते हैं। क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, 2 से नहीं हो सकता। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं, 7 से भी दोनों नहीं होते। उससे आगे भी जाते जाएँ तो कोई भी ऐसी कॉमन हमें इनके डिवाइजर्स नहीं मिल रहे सिवाय 1 के, ठीक है। हमें 13 और 7 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं मिल रहा। तो 13 और 7 क्या है जी? ऐसे कोई भी दो नंबर्स जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उनको हम क्या बोलते हैं? वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं जी? रिलेटिवली प्राइम्स होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं। सो कोई भी ऐसे दो नंबर्स जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 के अलावा कोई भी ना हमें मिले, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं जी ये दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिव प्राइम है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों ऑड एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और प्राइम भी हैं ये, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स या फिर ऑड नंबर्स ही का ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपके पास 1 आए तो वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम लेते हैं जी आपके पास 24 और 17 की हम बात करते हैं, तो 24 और 17 का अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, 1 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, नहीं 3 से होते हैं, नहीं 4 से होते हैं, नहीं 5 6 7 8 9 10, हम अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं 24 तक भी जाते हैं तो कोई भी हमें वैल्यू नहीं मिलती जो इन दोनों को डिवाइड कर सके सिवाय 1 के। सो बेसिकली 24 और 17 का भी चूँकि हमें डिवाइज़र सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिला है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के लिए क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। जबकि हम इसके अलावा कोई वैल्यू लेते हैं, लेट्स से हम 24 लेते हैं, हम 36 लेते हैं, इनके हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 1 हो सकता है इसका, 2 हो सकता है इसका, 1 से भी होते हैं, दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 2 से भी दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं जी दोनों, 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 4 से हो सकते हैं जी, 4 से भी हो सकते हैं, 5 से हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 6 से हो सकते हैं, हाँ जी 6 से भी हो सकते हैं, उसके आगे 7 से नहीं हो सकते, 8 से नहीं हो सकते, 9 से नहीं हो सकते, 10 से भी नहीं हो सकते, 11 12 से अगर हम देखें, हाँ जी 12 से भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो ये 12 से भी हो सकते हैं हमारे पास, यानी इसके अलावा अगर हम इसका लिखने की कोशिश करते हैं 12 से भी ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 24 से हो सकते हैं, नहीं 24 से नहीं हो सकते, उसके दरमियान भी किसी वैल्यू से नहीं होते। सो बेसिकली इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमें क्या मिलेगा? हमें 12 मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरह कोई भी दो नंबर्स जिनका हमने जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमने देखना, उसके लिए हम उनके ऑल पॉसिबल डिवाइज़र्स देखते हैं और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बनता है, ठीक है जी। लेकिन क्या यही तरीके से, इसी तरीके से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई तरीका है? लेट्स से मैं आपको एक वैल्यू देती हूँ 11038 and the second value is 5464539 3 11038 हम ले लेते हैं, दूसरी हम ले लेते हैं कोई 45836, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज़ का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब वैसे ही आप इनके कॉमन डिवाइज़र्स लिखते जाएंगे, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, एंड अप टू सो ऑन आप लिखते जाएंगे, तब जाके आप इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करेंगे। नहीं जी, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसे केस में हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प लेते हैं, और वह यूक्लिडियन एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है उस पर बात करते हैं जी। तो यूक्लिडियन थ्योरम इस केस में कैसे काम करता है, ज़रा उसकी बात करते हैं जी हम। जी, हमने कहा है जी कि आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में पहले थोड़ी सी और बात कर लें कि कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए और बी का वो लार्जेस्ट वैल्यू है, इंटीजर है, जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है, और अगर हम दोनों वैल्यू 0 0 लेते हैं तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 0 होगा, ठीक है। और अगर हम मूव फॉर्मली इसको डिफाइन करें तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से सी जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए और बी का कहलाता है, अगर सी जो है ए और बी दोनों को डिवाइड करता है,
और ए और बी का कोई भी डिवाइज़र जो है वो सी का भी डिवाइज़र होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने जब 8 और 16 की एग्जांपल ली थी, तो अगर 2, 4, 6 और 8 हमने इसके सारे डिवाइज़र्स लिए थे, तो अगर हम C8 चूज़ करते हैं आपके पास, तो सी जो है वो डिवाइज़र है ए और बी के किसी भी और डिवाइज़र के साथ, यानी कि 8 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, और एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए और बी का क्या है, मैक्सिमम के सच दैट के डिवाइड्स ए एंड के डिवाइड्स बी, ठीक है जी। वही हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी की बात की, ठीक है। अगर हमारे पास हम कोई भी दो नंबर्स के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लाइक 60 और 24 का देखें हैं, तो 60 और 24 का या 60 और -24 का, दोनों का हमारे पास 12 निकलता है, क्योंकि 12 वो बड़ी से बड़ी वैल्यू है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकती है, ठीक है। फिर हम रिलेटिवली प्राइम की बात कर लेते हैं। कोई भी दो वैल्यूज़ का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 आता है, तो फिर वो एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। जैसे कि 8 और 15 रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इनका कॉमन डिवाइज़र आपके पास सिर्फ 1 आ सकता है। 8 के सारे डिवाइज़र 1, 2, 4, 8 हैं, ठीक है। और 15 के डिवाइज़र्स हैं 1, 3, 5, 15। तो इन दोनों के डिवाइज़र्स में कॉमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। ये भी एक तरीका है जो हमने किया था, वो डायरेक्ट तरीका था, लेकिन जो है मैनुअली यानी स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका ये है कि हम दोनों नंबर्स के इंडिविजुअल डिवाइसेस लिखें और फिर उसमें से हम बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करें। ओके, अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करना छोटी वैल्यूज़ के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करने के लिए अगर यही मेथड फॉलो करते हैं कि हम किसी भी नंबर के ऑल पॉसिबल डिवाइसेस लिख के और दो नंबर्स के जो है ऑल पॉसिबल डिवाइसेस में से कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करते हैं, तो वो तो छोटी वैल्यूज़ के लिए तो पॉसिबल है, छोटे इंटीजर्स के लिए। लेकिन जैसे जैसे इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे पास उन डिवाइज़र्स को फाइंड आउट करना और उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई हम उसके लिए क्या कहते हैं कि अगर हम सपोज़ करते हैं कि कोई भी इंटीजर ए और बी इस तरह से हैं कि डी जो है इक्वल है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए बी, यानी डी जो है उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए और बी का जो है वो आपके पास हम इसको यानी ए और बी को इस तरह से भी लिख सकते हैं इन लाइन्स के बीच में। बहरहाल जी, आपके पास हम ये ज़्यूम कर सकते हैं कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को ए और बी का कोई भी डी है, तो हम ज़्यूम कर सकते हैं कि ए बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा है या उसके इक्वल है, और वो दोनों वैल्यूज़ जो है और बी जो है वो 0 से बड़ा है, यानी ए बी से बड़ा है और बी 0 से बड़ा है, यानी आप कह लें कि ये दोनों के दोनों आपके पास 0 से बड़ी वैल्यू हैं, इस रेंज के अंदर आते हैं। नाउ डिवीजन ए डिवाइडिंग ए by b and applying the Devian algorithm, we can state कि हमारे पास कोई भी a इक्वल है q1 b प्लस r1, ठीक है। चाहे वो रिमाइंडर आपके पास 0 क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर आप डिवीजन की बात करें कि अगर कोई भी ए और बी के दरमियान अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और हम कहते हैं कि ए जो है बी से बड़ा या उसके इक्वल है, इसका मतलब है बी कैन डिवाइड ए, ठीक है। अगर बी कैन डिवाइड ए तो हम इसको डिवीजन के साथ इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू q1 b प्लस r1, यानी q1 क्वोशंट है, b जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइज़र है, और r जो है वो रिमाइंडर है। किस तरह से, कुछ इस तरह से जी, लाइक हम यहाँ पे इसको क्या हमने फॉर्मूला लिखा, हमने लिखा है कि फॉर्मूला a1 इज इक्वल टू q1, हमने लिखा है जी फॉर्मूला a इज इक्वल टू q b प्लस r, ठीक है। और यहाँ पे हमने a1 लिख दिया, इसको हमने b1 लिख दिया, इसको हमने r1 लिख दिया, सॉरी इसको हमने ठहरें एक मिनट जी, a इज इक्वल टू q1 b प्लस r1, ओके। हमारे पास फॉर्मूला a इज इक्वल टू q1 b प्लस r1, ठीक है। यानी इस तरह से आपके पास हमने कह दिया ना कि चूँकि आपके पास ए जो है वो बड़ा है आपके पास बी से, यानी हमने कह दिया कि ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि बी कैन डिवाइड ए या ए कैन बी डिवाइडेड बाय बी। सो ये कुछ इस तरह से डिवीजन होगी कि बी जो है वो ए को डिवाइड करता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है, लेट से कुछ भी है या कुछ भी वैल्यू आती है, ऊपर कोई क्वोशंट आता है उसे हम q1 कहते हैं, नीचे कोई रिमाइंडर आता है उसे हम r1 कहते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसको जस्टिफाई किया डिवीजन के एल्गोरिथम की बेस पे। अच्छा, अब अगर हम ए इक्वल q1 प्लस बी r1 लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास r1 जो है वो इफ़ इट हैपन्स कि r1 0 है,
तो फिर बी डिवाइड्स ए एंड डी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी। लेकिन अगर R1 आपके पास नॉन ज़ीरो आता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डिवीजन की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट डिवीजन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिवीजन में हम डी डिवाइड्स R1 करेंगे। ठीक है जी। हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि अगर हम बी और ए में से हम कहते हैं ए लेट से बी से बड़ा या उसके इक्वल है और हम ए को बी से डिवाइड करते हैं और हमारे पास कोई क्वेश्चन या कोई रिमाइंडर आता है, अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तब तो हम अपनी डिवीजन को यहाँ पे कर देंगे स्टॉप। लेकिन अगर रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो नहीं आता, नॉन ज़ीरो आता है, तो फिर हम उस डिवीजन को करेंगे कंटिन्यू। किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, अब डिवाइड कौन होगा, अब डिवाइड होगा बी और डिवाइड करेगा कौन, रिमाइंडर। ठीक है जी। अब रिमाइंडर जो है R1 वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। ठीक है। और अब क्वेश्चन आपके पास Q2 आएगा और रिमाइंडर R2 आएगा। ठीक है जी। किस तरह से, लेट्स से हम यहाँ पे लेते हैं जी आपके पास एक वैल्यू 15। ठीक है। 15 हम लेते हैं जी ए। ठीक है। और हम इसको डिवाइड करते हैं किसी बी के साथ। लेट्स से बी हमारे पास है नहीं कह रहे, हम कुछ और वैल्यू लेते हैं। लेट्स से हम लेते हैं जी 24 और यहाँ पे हम लेते हैं 12। यहाँ पे हम कर लेते हैं 27 और दूसरी वैल्यू लेते हैं हम 12। यानी ये हमारे पास ए जो है वो 27 है, बी जो है वो आपके पास 12 है। ठीक है। 12 और 27 को हम करते हैं जी डिवाइड। नहीं कह रहे, हम कोई छोटी एग्जांपल से शुरू करते हैं ताकि हमारे पास काम जो है वो आसान हो। लेट्स से हम लेते हैं जी वही 8 वाली एग्जांपल लेते हैं। 8 लेते हैं और हम लेते हैं जी 10 और लेते हैं 2। तो 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, रिमाइंडर इज 2। ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे ए जो है वो हो गया 10, बी जो हो गया आपके पास 2। ठीक है। और Q1 आपके पास आ गया, Q1 आ गया आपके पास 4 और आपके पास जो रिमाइंडर है R1 आ गया वो 2। ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन में इसको पुट करें। इक्वेशन है जी आपके पास A इज इक्वल टू बी इंटू Q1 प्लस R1। तो आपके पास इक्वेशन में आता है कुछ इस तरह से आता है 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 2 आप करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन होल्ड करेगी। लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो नॉन ज़ीरो आता है, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू किस तरह से करेंगे, अब हम इसमें करेंगे कुछ चेंजेस। चेंजेस क्या करेंगे, अब हमारे पास ए जो है वो अब हमारे पास डिवाइड होने वाला कौन सी वैल्यू होगी, जो डिवाइड होगी वैल्यू वो हमारे पास होगी बेसिकली, जो डिवाइड हो रहा होगा वो हमारे पास 10 नहीं होगा, बल्कि जो पहले डिवाइज़र था यानी 2 जो डिवाइज़र था वो हमारे पास अब बन जाएगा जी डिविडेंड। और जो हमारे पास डिविडेंड था, जो हमारे पास रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है। डिवाइज़र जो है हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो है हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा। यानी अब हमारे पास हमने डिवाइड किसको करना है, हमने 2 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, हमने 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, अब हमारे पास डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा। सॉरी, अब जो हमारे पास डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा। सो अब हमने डिवीजन क्या करनी है, अब हमने डिवीजन करनी है 2 डिवाइड बाई 2। अब जब हम 2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास Q1 है, आपके पास रिमाइंडर जो था, जो रिमाइंडर था अब वो बनने वाला है डिवाइज़र। रिमाइंडर क्या था जी, रिमाइंडर था आपके पास R1। तो ये रिमाइंडर जो है आपके पास बन गया डिवाइज़र और डिविडेंड आपके पास क्या बन गया, जो पहले आपके पास था बेसिकली डिवाइज़र था।
यानी बी जो है आपके पास 2 जो है वो जो पहले बी था अब वो आपके पास क्या बन गया, वो डिविडेंड बन गया। अब आप 2 डिवाइड बाई 1 करोगे तो वो 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इज 0। सो यहाँ पे अगर हम उसी फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करते हैं तो अब हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा b इज इक्वल टू R1 इंटू Q2 प्लस R2। ठीक है जी। अब हमारे पास Q2 क्या है, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 1 आया है। ठीक है, ये आपके पास Q2 आ गया और ये आपके पास आया जी रिमाइंडर आया, ये हमारे पास रिमाइंडर R2 हो गया, क्योंकि पहले रिमाइंडर को हमने R1 कहा था। इसमें हम पुट करें b आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर R1 जो था अब वो डिवाइजर बन गया था, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 1 आया है, 1 प्लस रिमाइंडर जो है आपके पास 0 आया, सो आपके पास 2 इज इक्वल टू 2। ये सिचुएशन, ये कंडीशन भी होल्ड करती है। ये हमने लिए छोटी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसी तरह जब हम इसको बड़ी एग्जाम्पल के साथ लेके जाएंगे तब भी हमारे पास यही प्रोसीजर चलेगा और फिर हमारे पास ये फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा। यानी हर डिवीजन पे हमारे पास पहले जो डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर होगा पहले डिवीजन का वो नेक्स्ट का डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसी तरह से हमारे पास ये कंटिन्यू रहेगा, यानी नेक्स्ट में जैसे कि पहले हमारे पास अगर बी डिवाइड कर रहा था तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास R1 डिवाइड करेगा और डिवाइड होने वाला बी होगा। इसी तरह थर्ड अगर हम फार्मूला में देखते हैं, थर्ड फार्मूला में अब हमारे पास डिवाइड होने वाला कौन होगा, डिवाइड होने वाला अब हमारे पास R2 होगा, लेकिन उसे डिवाइड कौन करेगा, पिछला रिमाइंडर यानी R1 उसे डिवाइड करेगा और न्यू रिमाइंडर हम R3 गेट करेंगे। और इसी तरह ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा अनटिल अनलेस वी गेट रिमाइंडर 0। ठीक है जी, जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ पे हमारी डिवीजन हम स्टॉप कर देंगे और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वही उन दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। जैसे कि हमारी अगर हम एग्जांपल को देखते हैं जिसको अभी अभी हमने देखा था, हमारे पास कहाँ पे जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस, कहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया था, हमारे पास रिमाइंडर 0 तब आया था जब हमने 2 से डिवीजन की थी। तो जहाँ पे हमारे से डिवीजन स्टॉप होती है यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आता है, वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमें क्या मिला, 2 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमें 2 मिला। ठीक है जी, यानी जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त जो डिवाइज़र होगा वही आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, जो कि 2 और 8 में से 2 और 10 में से सॉरी आपको 2 और 10 का जो है ग्रेटेस्ट कॉमन 2 और 10 की डिवीजन में 0 वहाँ पे आया जहाँ पे आपके पास डिवाइज़र 2 था। दैट इज़ वाई 2 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे बड़ी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमने 1160718174 और दूसरी वैल्यू है 3162582250 वैल्यू अगर हमने ली है, ये 10 करोड़ की रेंज में वैल्यू है। तो 10 करोड़ वाली इतनी बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मैनुअली फाइंड करना तो मुश्किल था। यूक्लिडियन एल्गोरिथम को अगर हम फॉलो करते हुए इसकी डिवीजन कंटिन्यू रखते हैं तो इसकी डिवीजन में पहले हम ए इक्वल टू Q1 B प्लस R1 करेंगे, जिसमें से हम ए फर्स्ट वैल्यू को और बी हम सेकंड वैल्यू को लेते हैं। पहले हम बी को डिवाइड कर ए को डिवाइड करेंगे बी से और हम देखेंगे रिमाइंडर क्या है और हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट टाइम हम उस रिमाइंडर से डिवाइज़र को यानी बी को हम डिवाइड करेंगे और ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा वहाँ तक जहाँ तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये देखें जी लास्ट में हमारे पास यानी इसकी हमने 9 आइट्रेशंस की हैं, 9 नहीं 10 इसके अंदर हमने बेसिकली टोटल कैलकुलेशंस की हैं। जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया उस टाइम पे जो हमारे पास डिवाइज़र था उस टाइम पे हमारे पास डिवाइज़र क्या है 1078 डिवाइड कर रहा था। तो 1078 ही इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। इसी तरह जी हम यहाँ पे उन्होंने इसको अगेन एक्सप्लेन करके लिख दिया कि कब डिविडेंड कौन सी वैल्यू होगी, डिवाइज़र कैसे होगी, क्वेश्चन कैसे होगा, रिमाइंडर कैसे होगा। ठीक है जी, तो इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। नेक्स्ट मॉड्यूलर अरिथमेटिक की बात करते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या है जी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक में हम अरिथमेटिक के मोड और अरिथमेटिक के कुछ रूल्स को, कुछ फार्मूलाज को देखते हैं। जैसे कि हम मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी एक ऐसा ए इंटीजर है और एन कोई भी दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ए मॉड एन को किस तरह से डिवाइड करते हैं। ए मॉड एन बेसिकली उन दोनों की डिवीजन का रिमाइंडर है, यानी कि अगर ए एन को डिवाइड करता है तो जो भी रिमाइंडर आता है द इंटीजर एन इज कॉल्ड द मॉडुलस, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम ए मॉड एन कहते हैं। यानी ए इज इक्वल टू Q n प्लस आर अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास
रिमाइंडर को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए मॉड एन से, और क्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं ए डिवाइड बाई एन से, क्योंकि क्वेश्चन हमें मिलता है ए को एन से डिवाइड करने के बाद, और एन जो है वो डिवाइज़र है, यहाँ पे ए डिविडेंट है, और आर आपके पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हम ए मॉड एन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मॉड हमेशा रिमाइंडर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमें 11 मॉड 7 हमें नज़र आ रहा है। 11 मॉड 7 हमारे पास 4 आता है आंसर, माइनस 11 मॉड 7 ले तो हमारे पास 3 आता है। ठीक है जी, किस तरह से 7 को अगर हम 11 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, क्योंकि ए मॉड एन है ना, तो ए हमारे पास डिविडेंट है और एन जो है वो डिवाइज़र है, तो अगर हम 11 को डिवाइड करते हैं 7 से तो आपके पास रिमाइंडर 4 आता है। लेकिन अगर आप माइनस 11 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर रिमाइंडर आपके पास 3 बचेगा। ठीक है जी, कोई भी इंटीजर ए और बी, अब हम कॉन्ग्रेंट मॉड्यूल की बात करते हैं कि कोई भी इंटीजर ए और बी जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट मॉड्यूल एन कहलाते हैं अगर ए मॉड एन बी मॉड एन दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। ठीक है जी, यानी कि अगर हम ए मॉड एन फाइंड आउट करें तो भी आपके पास रिमाइंडर वही है, और अगर हम बी मॉड एन करें तो भी आपके पास रिमाइंडर वही है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन। ठीक है, जैसे कि 73 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 23, 21 इज़ कॉन्ग्रेंट टू माइनस 9 मॉड 20 मॉड 10। पहले एग्जांपल को हम जस्टिफाई करके देखते हैं। 73 कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 23, 73 कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 23, 73 is congruent to 4 mod 73 is congruent to 4 mod 23। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ए कौन है, 73 है, बी कौन है आपके पास 4 है, और एन क्या है आपके पास से 23 है। ठीक है जी, तो आप अगर 73 को 23 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एन से हमने डिवाइड करना है, 73 को अगर आप 3 से डिवाइड 23 से अगर आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 23 है जी, तो 23 वन ज़ार आपके पास होगा 23 टू ज़ार होगा, 2 3 ज़ार 6 एंड 46 होगा, 4 3 3 6 69 आ गया जी 3 से। ठीक है, तो इसे अगर हम 4 से करते हैं तो फिर बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम 23 3 ज़ार करते हैं, 23 3 ज़ार आपके पास आएगा 69, और रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ हमारे पास बचेगा 4। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप 4 मॉड 23 करते हैं, यानी 4, अब आपके पास बी अंदर है और आप उसको एन यानी 23 से डिवाइड करते हैं, तो 23 चूँकि बड़ी वैल्यू है और 4 छोटी वैल्यू, वो से डिवाइड नहीं कर सकता, तो जब हम एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर छोटी वैल्यू इटसेल्फ आ जाती है। तो दोनों का आंसर आपके पास क्या है, यानी आप अगर 73 मॉड 23 करते हैं तो भी आंसर 4 आएगा। ठीक है, आप 73 मॉड 23 करते हैं तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा जी, 4 आएगा, और अगर आप 4 मॉड 23 करते हैं तो आपके पास तब भी आंसर क्या आता है जी, तब भी आंसर आपके पास 4 आता है, क्योंकि दोनों सेम आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास 73 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 23, यानी 23 उन दोनों को जब डिवाइड करेगा तो चूँकि दोनों का रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज़ हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कि 73 और 4 एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रेंट है विद मॉड 23। अच्छा जी, इसी तरह कॉन्ग्रेंस की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड करती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ नोट कर लें कि अगर ए कॉन्ग्रेंट है 0 मॉड एन के, तो फिर इसका मतलब है कि एन जो है वो ए को डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है विद रिमाइंडर 0। ठीक है जी, अच्छा अगर हम कॉन्ग्रेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें तो उन प्रॉपर्टीज़ में ये है कि अगर ए कॉन्ग्रेंट है बी मॉड एन के, इफ़ एन इज़ इट डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है जी, यानी ए और बी एक दूसरे की कॉन्ग्रेंट मॉड एन है अगर एन जो है वो ए और बी के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। ए कॉन्ग्रेंट है बी मॉड एन के, इम्प्लाइज के बी इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड एन, यानी हम 73 कॉन्ग्रेंट 4 मॉड एन 4 मॉड 23 लिख लें, या फिर 4 कॉन्ग्रेंट टू 73 मॉड 23 लिख लें, तो दोनों दोनों सूत्रों में सेम होगा। अगर हम कहते हैं कि ए कॉन्ग्रेंट है बी मॉड एन के और बी कॉन्ग्रेंट है सी मॉड एन के, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है सी मॉड एन के बी। ठीक है, अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है और बी सी का कॉन्ग्रेंट है, तो ए जो है वो सी का कॉन्ग्रेंट बी होना चाहिए। ठीक है, इसको जस्टिफाई उन्होंने किया है, जैसे 23 कॉन्ग्रेंट टू 8 मॉड 5 cos 23 माइनस 8 इज इक्वल 15, 5 इंटू 13
अच्छा, ये इन्होंने कौन सी एग्जांपल लिया है? अच्छा, ये इन्होंने फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसे जस्टिफाई किया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये है कि अगर एन जो है वो ए माइनस बी के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, तो उसको उन्होंने करके दिखाया है कि ए माइनस बी के डिफरेंस को 23 माइनस 8 के डिफरेंस को 15 उन्होंने बनाया, और 15 को जब डिवाइड किया 5 के साथ तो भी हमारे पास जो है डिवीजन पॉसिबल हुई। तो ये उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई किया। बहरहाल इसी तरह बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी जस्टिफाई होंगी। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के कुछ और ऑपरेशंस को देख लेते हैं। कुछ और ऑपरेशंस में ये हैं कि अगर हम ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन को ऐड करें, यानी दोनों के आंसर को ऐड करें और फिर मॉड एन लें, तो जो आंसर आएगा वही अगर हम ए और बी को मॉड लेने से पहले ऐड करके तो हम उसका मॉड लें तब भी आंसर सेम आएगा। यानी हमारे पास ए एल एच से 2, बी है हमारे पास 15, तो हम ए का मॉड लेते हैं 2 के साथ 15 का मॉड लेते हैं हम जो है ए आपके पास है वही 23 और 4 वाले एग्जांपल लेते हैं। हम 73 को 23 से मॉड लें और 4 का मॉड लें हम 23 से, और फिर हम मोड़ लें दोबारा उन दोनों का 23 से, या फिर हम पहले ही 73 को और 4 को ऐड करके आंसर निकाल लें 77 और फिर हम उसका लें मॉड 23, तो भी आंसर वही आएगा जो कि आपके पास उन दोनों के मॉड को ऐड करके दोबारा मॉड लेने से आता है। इसी तरह हम दो वैल्यूज़ को का मॉड लेके उन्हें उनके आंसर को सब्ट्रैक्ट करके मॉड दोबारा लें, या फिर हम उनको मॉड लेने से पहले सब्ट्रैक्ट करके और फिर हम मॉड लें इनके साथ, तो भी आंसर जो है ना वो सेम आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अलग अलग उनका मॉड लेके उन्हें मल्टीप्लाई करके मॉड एन लें, तो भी आंसर वही आता है। और अगर हम उनको पहले मल्टीप्लाई करके मॉड एन ले लें तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, इसको जस्टिफाई करके भी उन्होंने दिखाया हुआ है। 11 मॉड 8 एंड 15 मॉड 8 दो एग्जाम्पल नहीं है, उनको पहले उनके मॉड को लेके आंसर को मॉड लिया 8 के साथ, और फिर दूसरी एग्जांपल में उनको पहले ऐड किया 11 प्लस 15 को ऐड किया और मॉड लिया 8 के साथ। दोनों केसेस में आंसर आपके पास 2 आया है। ठीक है जी, इस तरह बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है अपने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में मॉड और कॉन्ग्रेंट से वो है कि अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है एक्सपोनेंट में, तो हमने उसका मॉड फाइंड आउट करना है। उसका मॉड फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? देखें जी, 11 पावर 7 का हमने मॉड फाइंड आउट करना है। 11 पावर 7 का मॉड फाइंड आउट करने का एक तरीका तो ये है ना कि हम क्या करें, हम 11 पावर 7 करें, यानी हम 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 हम करते जाएँ आपको फोन हमारे पास जहाँ पे भी जहाँ तक 11 तक आता है। ठीक है जी, हम आगे 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 इसको करते जाएं जहाँ तक हम 7 दफ़ा 11 को मल्टीप्लाई ना कर लें, 11 टू 11 टू 11 हम ना कर लें, तब तक जो है ना हम ये काम कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर जो हमारे पास आंसर आता है हम उसका मॉड लें वैल्यू के साथ। किसके साथ हम मॉड लेना चाह रहे हैं? हम मॉड लेना चाह रहे हैं बेसिकली 13 के साथ। ठीक है जी, तो हम अगर हम 11 पावर 7 का मॉड लेते हैं 13 के साथ, तो 11 पावर 7 हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, उस इतनी बड़ी वैल्यू को हैंडल करने के लिए 11 पावर 7, जैसे कि हम अगर इसको करके देख लेते हैं जी, अगर हम 11 पावर 7 कैलकुलेट करते हैं तो वो है कुछ आपके पास 19 1,94,087 एंड अप टू सोन आपके पास जो है ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है। 1,94,87,171। तो अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू का अगर आप मॉड लेना शुरू करते हैं तो इसमें आपको अच्छी खासी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसकी बजाय अगर हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम इसको आसान तरीके से किस तरह से इसका मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ का, तो उसके लिए हमारे पास मॉड्यूलर अरिथमेटिक हमें एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है। वो क्या है, उसकी तरफ चाहते हैं जी हम।